गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द ओनली यूपीएससी। तो आज हम अपनी ओनली प्ली सीरीज़ का आगे बढ़ाते हुए आज उसका लेसन दूसरा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति में। तो हम आगे पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड में और क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट है और जो प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। तो एक ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हमने आपको पहले जो कल बताया था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हमने जो आपको कल बताया था कि एक तो उन्होंने बताया था कि आपको वो ब्लैक होल कैसे बनता है, और इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के बारे में बताया था जिसने पहले ब्लैक होल की तस्वीर ली थी, और ब्लैक डवार्फ वाइट डवार्फ बताया था, और ये बताया था कि ये इस ब्रह्मांड के मतलब सिद्धांत क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत भी बताए थे आपको तीन, जिसमें बिग बैंग थ्योरी, दोलायमान सिद्धांत और एक सिद्धांत और स्थिर अवस्था सिद्धांत भी बताया था। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम आगे करते हैं कि इवेंट होराइजन एक टेलीस्कोप के द्वारा है। एक तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप होता है और एक इवेंट होराइजन एरिया होता है। इवेंट होराइजन क्या है? इवेंट होराइजन इवेंट होराइजन क्या है? जो एक एरिया है जहाँ तक कि गैसों को ब्लैक होल खींच लेता है एवं शक कर लेता है। मान देखो आप, ब्लैक होल क्या है दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो ये एक ब्लैक होल है और ये मतलब यहाँ तक इस ये अपने अंदर प्रकाश और लाइट को अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। ये मतलब यहाँ तक ये एरिया इतना, तो ये इवेंट होरिजन एरिया हो गया जो ब्लैक होल अपने अंदर प्रकाश को समेट सकता है। इतने वो एरिया जिसमें ब्लैक होल प्रकाश को अपने अंदर खींच लेगा, वह सक कर लेगा, वह एरिया होता है ब्लैक इवेंट होराइजन। जो फर्स्ट ब्लैक होल था वो M87, जिसको हम M87 कहते हैं। M87 M87 इस ये है पहला ब्लैक होल जिसे हम, ये पृथ्वी से 500 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर दूर है, 500 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। यह आकार में पृथ्वी से 30 लाख गुना बड़ा है। 30 लाख गुना बड़ा है। और यह पृथ्वी से तो 30 लाख गुना बड़ा है, और सूर्य से 6.5 अरब गुना, 6.5 अरब गुना बड़ा है ये सूर्य से, जो पहला ब्लैक होल जो देखा गया है M87। ये भी नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र ये नक्षत्र क्या होते हैं? ये होते हैं विशिष्ट ज्योमेट्रिक स्वरूप में स्थित तारे। जैसे कि वो आपने 7 तारों वाला देखा होगा ना, जैसे स्पून टाइप में होता है ये चम्मच जैसी आकृति वाला आपने देखा होगा कई बार। जैसे कि ऐसे इसमें चम्मच जैसी आकृति बन जाती है, ऐसे स्पून वाला होता है। और इसमें ऐसे कि आप देख सकते हैं एक विशेष प्रकार की जो विशिष्ट ज्योमेट्रिक स्वरूप में स्थित तारे, जैसे ये रहा, ये और टाइप में है ये, और भी बहुत सारे हैं, मतलब अनगिनत, लेकिन इतने हमें वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए कि ये भाई नक्षत्र क्या होता है, तो टर्म थोड़ी सी और देखें तो एक दो इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हें देख लेना आप। ये होते हैं नक्षत्र जो विशिष्ट प्रकार के, जो उसमें ज्योमेट्रिक स्वरूप में स्थित तारे को नक्षत्र कहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सन के लेयर देखते हैं, लेयर ऑफ सन। सन में कितनी लेयर हैं? पहले देखो, इसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, इनर पार्ट और आउटर पार्ट। इनर पार्ट में 3 लेयर हैं, आउटर पार्ट में भी 3 ही लेयर हैं। तो इनर पार्ट में सबसे पहले आता है कोर। कोर आता है सबसे पहले, कोर, जिसका तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, जो कोर है उसका। फिर इसके बाद आता है रेडिएटिव जोन। फिर इसके बाद आता है कन्वेक्शन जोन। ये हैं तीनों इनर पार्ट कह देते हैं हम, इनर पार्ट। ये है इनर पार्ट, ये इनर पार्ट है। और आउटर पार्ट में देखते हैं हम क्या क्या आता है इसमें। आउटर पार्ट में देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। आउटर पार्ट में उसके बाद आता है कन्वेक्शन जोन हो गया, रेडिएटिव जोन हो गया, कोर हो गया। फिर आता है फोटोस्फेयर। फिर आता है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर का तापमान होता है 6000 डिग्री
सेल्सियस। फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर फोटोस्फीयर पे ही ऐसे ब्लैक ऐसे होता है एक, जिसे हम सौर कलंक कहते हैं, जो फोटोस्फीयर पे होता है। सौर कलंक, सौर कलंक कहते हैं जो फोटोस्फीयर पे होता है। इसी से तापमान बढ़ता है, इसी से वो जो वो होती है ना सौर इसी से निकलती हैं वो। फिर इसके बाद आता है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर का भी तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से 10000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, क्रोमोस्फेयर का भी तापमान। फिर इसके बाद आता है ऊपरली लेयर कोरोना। इसके बाद आती है कोरोना, ये सबसे आउटर लेयर है कोरोना। इसका भी तापमान लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। इधर से सौर पवनें निकलती हैं और इधर से तापमान बढ़ता है, इधर से सौर पवनें निकलती हैं। इन्हीं से तापमान की मतलब वृद्धि होती है। आप देख रहे होंगे कि पहले अंदर तो बहुत ज़्यादा तापमान था, फिर ऊपर की साइड आते आते कम हो रहा है, फिर अब बाहर फिर बढ़ गया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि तापमान कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। तो हमने देखी पहले, इसमें अंदर आता है कोर, फिर रेडिएटिव जोन, फिर कन्वेक्शन जोन। रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन, ये तो हो गए इनर पार्ट। आउटर पार्ट में फिर आता है फोटोस्फेयर, फिर क्रोमोस्फेयर, फिर आता है कोरोना। कोरोना, ठीक है, जिसका तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर इसके बाद कुपर बेल्ट। कुपर बेल्ट क्या होती है? कुपर बेल्ट देखते हैं, कुपर बेल्ट क्या होती है। कुपर बेल्ट वो होती है जो आउटर पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र। जैसे कि जो वरुण है ना, जो वरुण है, वरुण ग्रह, उसके आउटर पार्ट, जिससे मतलब ये हो गया वरुण ग्रह, वरुण ग्रह हो गया। जैसे कि देखते हैं हम, ये हो गया है वरुण ग्रह। ये मान लो ये यहाँ पर सोलर सिस्टम अपना ख़त्म हो गया, ये है वरुण ग्रह, ये है वरुण, ठीक है। इधर जो इसके जो इसके बाहर का जो एरिया है, जो सोलर सिस्टम के बाहर का एरिया है, इसको कहते हैं कुपर बेल्ट। और इसी में पाए जाते हैं कॉमेट। जो कुपर बेल्ट वाले एरिया में पाए जाते हैं, जो सोलर मंडल के बाहर पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं कॉमेट्स, और वो एरिया होता है कुपर बेल्ट। ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह जो चट्टानी पिंड होते हैं, ये क्षुद्र ग्रह ये होते हैं चट्टानी पिंड होते हैं। ये ऐसे होते हैं चट्टानी पिंड, जो कि मेनली तो जैसे कि हम कहते हैं कि जो मंगल और जो बृहस्पति के मध्य जो वो बेल्ट पाई जाती है, इसको ही कहते हैं कुपर क्षुद्र ग्रह पट्टी। ये चट्टानी पिंड होते हैं, ये पत्थर जैसे, मतलब पत्थर जैसे होते हैं, मतलब ठोस होते हैं ये। और वो जो कोमेट होते हैं वो गैस के और बर्फ़ के बने होते हैं, क्योंकि वे आउटर पार्ट में होते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे कोमेट क्या होता है। कोमेट होता है, ये सौरमंडल से बाहर होते हैं, ये प्रकाशवान होते हैं। प्रकाशवान मतलब इनमें लाइट होती है, लाइट बहुत चमकीले होते हैं। ये गैस, धूल और हिम, गैस, धूल और हिम के बने होते हैं। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रकाश होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इधर, ये पीछे देखो कैसे चमक चल जाता है। हम भी कई बार ऐसे देखते होंगे सौरमंडल में ऊपर कि एकदम से मतलब बहुत ही चमकीला प्रकाश की जैसे एक रेखा सी गुजर जाती है, वो ऐसे ही लगता है। कोमेट ऐसे ही होते हैं। कोमेट के बाद हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण तरंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगे। गुरुत्वाकर्षण तरंगे होती क्या है मेनली? गुरुत्वाकर्षण तरंगे क्या है, ये लिगो क्या है, ये और ये इसका महत्व क्या है। देखो, गुरुत्वाकर्षण तरंगे वे होते हैं, ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं इन्हें, जो हमारे मतलब सौरमंडल में चलती रहते हैं, उन्हें वो कहते हैं कौन सी? गुरुत्वाकर्षण तरंगे। ये इसको लिगो, लिगो क्या है? लिगो है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इसे लिगो, जैसे कि इंडिया में भी एक ये आप देख रहे होंगे, ये लिगो, ये लिगो ऐसी होती है। ये 2015 में इसकी खोज की गई थी, लिगो की। आप देख रहे होंगे, और लिगो ऐसा होता है जैसे कि ये है ना, आप ये देख रहे होंगे, ये ट्यूब टाइप में है, ये ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, ट्यूब है। और इधर इधर इसमें मिरर लगा हुआ है, इधर इसमें मिरर लगा हुआ है। और इसमें जब लाइट गुजरती है तो ये प्रोटॉन के 1,00,000वें भाग में अंतर भी मतलब वो कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। जो प्रोटॉन तो आप देखेंगे बहुत मतलब माइनर पार्टिकल होता है, उससे भी 1,00,000, उसका भी 1,00,000वां भाग का भी अंतर डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। ये होती है लिगो। और लिगो इंडिया में महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में स्थापना की गई है। ये महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में आप ये जो देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में इसकी स्थापना की गई है।
ये फैक्ट भी आप थोड़ा याद रखें कि इसकी कहाँ स्थापना की गई है। इसकी स्थापना की गई है महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। और जैसे कि अपने तो इंडिया वाले को तो हम कहते थे लीगो इंडिया, और जो जर्मन का लीगो प्रोजेक्ट है उसे कहते हैं GEO जर्मन। और जो जापान का है उसे कहते हैं के कागरा। जो जापान वाला है उसे कहते हैं कागरा। जो जापान का है उसे कहते हैं कागरा। जो जापान वाला है उसे कहते हैं हम कागरा। और इसे हम कागरा कहते हैं, जो जापान वाला है KAGARA कागरा। और इटली वाले कहते हैं विर्गो, VIRG हो विर्गो। इटली वाले को कहते हैं हम विर्गो। ऐसे ही मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। विदेश का अपन इंडिया वाले याद कर सकते हो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में इसकी स्थापना की गई है। और जैसे कि आपने विर्गो कहाँ है, ये इटली वाला है। ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रिनो एक घोस्ट पार्टिकल है। न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रिनो एक घोस्ट पार्टिकल है। ये इसके मतलब नो चार्ज पार्टिकल है। इसमें इसका मतलब चार्ज नहीं होता इसके ऊपर, लेकिन मास जीरो नहीं होता। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसका मास जीरो है, मतलब जीरो नहीं, इसका मास जीरो से ऊपर ही है। अल्ट्रा लेस मास पार्टिकल है, मतलब जब इसको कहते हैं ये किधर से भी आर पार हो जाते हैं, मतलब शरीर के अंदर से भी आर पार हो जाते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये न्यूट्रिनो। ये मतलब जब इसको घोस्ट पार्टिकल कहते हैं, किसी के मतलब किसी भी सरफेस के आर पार निकल सकता है, इतना छोटा होता है ये। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है न्यूट्रिनो की उत्पत्ति देखते हैं हम कैसे होती है। न्यूट्रिनो की उत्पत्ति भाई उससे होती है कॉस्मिक रे से। न्यूट्रिनो की उत्पत्ति किससे होती है? कॉस्मिक रे से। इसकी उत्पत्ति होती है कॉस्मिक रे से। इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब प्री के लिए तो इतना याद रखो, मेंस के लिए तो इतना वो नहीं है ये। मेंस के बाद मेंस में करेंगे, पहले प्री तो निकाल दो इसको पढ़ के, फिर मेंस की करवाएंगे आपको। फिर अभी इसको न्यूट्रिनो जो पार्टिकल है उसके लिए इंडिया की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। इंडिया की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है, जिसको कहते हैं हम इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO, जिसको कहते हैं हम INO, जिसको हम कहते हैं INO। इंडिया की ऑब्जर्वेटरी है ये कहाँ है? बोडी वेस्ट हिल, केरल तमिलनाडु की सीमा पर एक ये बोडी वेस्ट हिल के पास हमें वो बनाई गई है ये। बोडी वेस्ट हिल जो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, इंडिया की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है ये। इसका मतलब कहाँ पर इसके विकास होना चाहिए? जिस भूकंप की संभावना जहाँ कम से कम हो, भूकंप की संभावना, कठोर चट्टान, जहाँ पर कठोर चट्टान हो, जिसे कहते हैं चारकोनाइट, जहाँ पर चारकोनाइट प्रकार की चट्टानें पाई हो, नेशनल हाईवे हो, वहाँ पर पावर सोर्स हो, मतलब ये सब होना चाहिए। पावर सोर्स भी होना चाहिए जिससे कि ऊर्जा मिल सके। नेशनल हाईवे मतलब ट्रांसपोर्ट में अच्छी मतलब सुविधा हो वहाँ पर। और भूकंप कम से कम हो जिससे कि वहाँ पर मतलब जो स्थिरता है, क्योंकि ये बहुत ही फाइन पार्टिकल है, मतलब बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसके लिए भूकंप मतलब इसके ऑब्जर्वेशन के लिए भूकंप का कम से कम होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे वहाँ इंडिया में केरल और तमिलनाडु की सीमा पर बोदी वेस्ट हिल पर सबसे बेस्ट जगह है, वहाँ पर अपना INO ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है। अब K2 देखते हैं, K2 क्या है? K2 एक्सो प्लानट है एक। K2 क्या है? K2 एक्सो प्लानट है, आउट ऑफ सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम से बाहर है। इसको हम सुपर अर्थ भी कहते हैं। अर्थ के लगभग 8 गुना बड़ा है ये। इसको सुपर अर्थ कहते हैं, अर्थ जैसा ही है, इसलिए इसको सुपर अर्थ कहते हैं। ये अर्थ से 8 गुना बड़ा है, अप्रोक्स 8 गुना बड़ा है। अर्थ किसी भी ग्रह की परिक्रमा करता है, जीवन के अनुकूल स्थितियाँ हैं और जलवाष्प की उपस्थिति। मतलब ऐसा सुपर अर्थ कहने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर वो किसी भी ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, जीवन मतलब हो सकता है वहाँ पर, और जलवाष्प की उपस्थिति हो सकती है। तो हम आगे देखते हैं चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। तो हम चंद्रमा का निर्माण देखते हैं कैसे हुआ। चंद्रमा के निर्माण के लिए मतलब थ्योरी दी गई है, 2-3 थ्योरी हैं, उन्हें हम देख लेते हैं कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। चंद्रमा का निर्माण
चंद्रमा का निर्माण। इसका चंद्रमा का निर्माण हुआ कैप्चर थ्योरी, एक थ्योरी है कैप्चर थ्योरी। कैप्चर थ्योरी इसमें कहा गया था कि एक पिंड घूमते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जैसे कि मान लो इसमें ऐसे कहा गया है कि ये अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, मान लेते हैं ये अपनी अर्थ है, ये अपनी इधर अर्थ है, ठीक है, ये अपनी इधर अर्थ है और इधर एक पिंड था, इधर एक पिंड छोटा सा, ये घूमते हुए पृथ्वी के इधर इसमें आ गया। ये मान लेते हैं पृथ्वी का ग्रेविटेशनल एरिया है, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल एरिया इतना है, यहाँ तक ये पूरा पृथ्वी ग्रेविटेशनल एरिया है, और यहाँ पर ये पिंड ये इधर आ रहा था, मतलब घूमते घूमते इसमें प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद इसने अपनी ग्रेविटी से इसको यहाँ पर जकड़ लिया, फिर ये यहाँ पर ही इसमें घूमने लगा। तो एक तो ये कैप्चर थ्योरी कहती है, एक है को फॉर्मेशन थ्योरी। को फॉर्मेशन थ्योरी भी क्या होती है जब देखते हैं ये भी। को फॉर्मेशन थ्योरी, को फॉर्मेशन थ्योरी में कहते हैं कि पृथ्वी एवं चंद्रमा का निर्माण एक साथ हुआ था, पृथ्वी एवं चंद्रमा का निर्माण एक साथ हुआ था को फॉर्मेशन थ्योरी में। को फॉर्मेशन थ्योरी को फॉर्मेशन थ्योरी में कहा गया था कि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण एक साथ हुआ था। इसमें क्या कहा गया था कि मंगल ग्रह के आकार के दो पिंड टकराए। इसमें ऐसे हुआ, मंगल ग्रह के आकार के दो पिंड टकराए आपस में, दो पिंड टकराए तो उनसे एक, जैसे कि इधर लिखा, इधर था कि जैसे कि मंगल ग्रह के दो पिंड टकराए, तो एक था ये ए, जिसे हम ए कह देते हैं, और एक था बी, ए और बी आपस में टकरा गए। इधर ए और बी आपस में टकरा गए, ए और बी टकराने से एक ग्रह का मतलब मास बढ़ गया, जिसे हम अर्थ कहते हैं, और एक छोटा हो गया जिसे कहते हैं हम चंद्रमा। इसमें ये कहा गया था। ऐसे में पृथ्वी हम चंद्र जी, लेकिन इसको ये गलत हो गई क्योंकि पृथ्वी इसमें समानता होनी चाहिए थी, इनकी संरचना में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी पाई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रमा का सरफेस बिल्कुल अलग है और पृथ्वी का सरफेस बिल्कुल अलग है, तो ये भी फेल हो गई। लेकिन इसके बाद एक थ्योरी वैज्ञानिकों की मान्यता प्राप्त हुई, जिसे खगोलशास्त्री मानते हैं, जिसे कहते हैं जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। ये एक परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है ये। इसमें इसमें ये कहा गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रारंभिक दौर में एक पिंड टकराया, जो पृथ्वी का जो प्रारंभिक दौर था उसमें एक पिंड टकराया। ऐसा कहा जाता है कि जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, ये कहते हैं जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस में कहा गया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रारंभिक दौर में एक पिंड टकराया, इससे पदार्थ अलग हुए। जैसे ये पिंड टकराया, पृथ्वी है, इससे एक पिंड टकराया आके, इससे पदार्थ अलग अलग हो गए, ये अलग अलग हो गए। फिर ये संघनन हुआ, ठंडा हुआ, इससे गुड़ा संकुचन हुआ, इससे ये चंद्रमा बन गया। ये कहते हैं इसे जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, जिसे चंद्रमा की उत्पत्ति के लिए खगोलशास्त्रियों ने मान्यता प्राप्त की कि कैसे हुई इसकी उत्पत्ति। तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी हम आगे ऐसी सीरीज लाते रहेंगे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।